जैसे क्या कारण हो सकता है, एक आर्थिक कारण, दूसरा हो सकता है क्या कारण, राजनीतिक कारण, और तीसरा सामाजिक और धार्मिक कारण, और एक जो सैनिक थे वो असंतोष, और एक आता है आपको कौन सा, तत्कालिक कारण। चलिए तो पहले देखते हैं कौन सा, आर्थिक कारण। देख लीजिए कितना खूबसूरत है विलियम बेंटिक जी। यहां बेंटिक को लाने का कारण क्या था, देखिए कंपनी द्वारा लागू की गई अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और माहौलवाड़ी व्यवस्था, ये तीन व्यवस्था जो थे, इससे क्या हो गया था कि भारतीय किसानों की दशा क्या हो गई थी, दयनीय हो गई थी। अब ये था क्या, एक था क्या, अस्थायी व्यवस्था। कौन बताएगा अस्थायी व्यवस्था में क्या था जी, जमीन का मालिक कौन था, जमींदार, यानी अंग्रेजों को टैक्स लेना था, लेकिन टैक्स लेना था तो इन्होंने क्या कर दिया था कि जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया। जमींदार क्या करते थे, किसान से लेते थे क्या, टैक्स, और टैक्स वसूल को देते थे किसको, अंग्रेजों को। तो ये एक अस्थायी व्यवस्था था जिससे किसान हो गए थे बहुत ज्यादा परेशान। एक जगह लगा था कौन सा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था लगा था, इसमें रैयत का मतलब ही हो जाता है क्या, किसान। अब अंग्रेज डायरेक्ट किससे लेते थे, किसान से लेते थे। जो भी टैक्स लेना होता है डायरेक्ट किसान से, यहां जमींदारी को हटा दिया गया, यानी यहां पे जमीन का मालिक तो किसान को थे, लेकिन टैक्स भी डायरेक्ट देते थे। उसके बाद एक आता है कौन सा, माहौलवाड़ी व्यवस्था। अब इसमें माहौलवाड़ी क्या है जी, माहौल का मतलब हो गया क्या, गांव। अब मान लेते हैं कि सोनीपट्टी है, सोनीपट्टी का एक आदमी मुखिया होगा, मुखिया को बोल दिया गया कि आपको 50,000 रुपया गांव से जुटा कर देना है। अब मुखिया साहब समझेंगे कि किससे किससे जुटाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 100 परिवार है, अब उनपे ये टैक्स निर्धारित होगा, वो पैसा एक जगह इकट्ठा होगा, अंग्रेज आएंगे और लेकर जाएंगे। इस तरह से व्यवस्था किया गया था। तो नेचुरल है कि इन व्यवस्था में शोषण ज्यादा हो रहा था, किसान हो रहे थे बर्बाद, जिसकी वजह से मतलब किसानों की दयनीय स्थिति हो गई थी। तो अब यहां पे किसान हो गए बर्बाद। अब आते हैं कि और कौन हुए बर्बाद, जैसे यहां देखिए 1813 इसमें आया था एक एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं चार्टर एक्ट। इस एक्ट में क्या किया गया कि ब्रिटिश नागरिकों को भी भारत में व्यापार करने का क्या दिया गया, छूट। अब ये बताइए कि कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 में। एलिजाबेथ ने कंपनी को कितने वर्ष का व्यापार करने का अधिकार दिया था, 15 वर्ष। यानी एलिजाबेथ ने कंपनी को अधिकार दिया था, ना कि ब्रिटेन के रहने वाले नागरिकों को। अब जब नागरिक को नहीं दिए थे, लेकिन अब क्या हो गया कि वहां के उद्योगपति भी यहां पैसा लगा सकते थे। अब इससे क्या होगा, कंपनी व्यापार कर ही रहा है, वहां के ब्रिटिश व्यापारी व्यापार कर ही रहे हैं, यहां के भारतीय व्यापार कर ही रहे हैं। तो भैया जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वो व्यापार ज्यादा करेगा, कि जो गरीब होंगे वो व्यापार ज्यादा करेंगे। तो हमने कहा कि पहला हुए किसान बर्बाद, दूसरा कौन हो रहे हैं, व्यापारी। अच्छा अब बताइए, यहां देखिए बेंटिक साहब आए। अब इन्होंने कहा कि हम जिसको जिसको माफी दिए हैं जमीन में, या जिसको जिसको इनाम दिए हैं, वो लौटा दो, नहीं चाहिए, समझे, नहीं चाहिए। जैसे जैसे देखते होंगे कि आप लोग अगर 10वां क्लास 11वां 12वां क्लास में अगर आप गिफ्ट आदान प्रदान करते हैं, अब ब्रेकअप हो जाता है तो फोन करते हैं, हमारा वाला गिफ्ट दे दो, हम मोबाइल दिए थे, हमारा मोबाइल चाहिए। तो उधर से वो भी कहेंगे कि हम वो दिए थे वैलेंटाइन गिफ्ट, वो दो हमको सब। तो फिर छुटा छुटी होता है ना। या बचपन में हम लोग सबसे ज्यादा लड़ते थे जब छोटे छोटे थे, तब हम तो तुरंत दिलो टॉफी, ऐसे नहीं करता आदमी। यहाँ पे बबुआ लोग नहीं थे, यहाँ पे ये तेज दिमाग का था, जिसको इनाम दिया था उसे छीन लिया। अभी बताइए, किसान बर्बाद, व्यापारी बर्बाद, और जिसके पास जमींदारी में जमीन था वो भी बर्बाद। देखिए कहा जाता है कि जब बेंटिक्स ने जब इस तरह का काम किया था, उससे लगभग 20,000 जमींदार हो गए थे बर्बाद। आगे आते हैं। अब देखिए यहां 1820 में छापेदार और रंगे सूती वस्त्रों का काम हो रहा था, जिसमें भारतीय हस्तशिल्प उद्योग बड़ा अच्छा था, लेकिन इस पे लगा दिया गया क्या,
पाबंदी। अब बताइए, जिस चीज में भारत अच्छा है उस पर पाबंदी लगा दीजिएगा, जो बिक रहा था वो भी क्या हो जाएगा, नहीं बिकेगा। यानी अब छोटे छोटे व्यापारी भी होने लगे और क्या, बर्बाद। अब यहां देखिए, यहां एक और नियम लगा। अब डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी, हड़पने की नीति। अब जब हड़प लिए थे, रजवालों को पेंशन दिया करते थे, अब उनको खुद पेंशन मिल रहा है तो कलाकार को कहां से कलाकारी का पैसा देंगे, संगीतकार को कहां से संगीतकार का पैसा देंगे, धर्माचार्य, साहित्यकार, ये सब हो गए कोची, बेरोजगार। यही तो है कि अगर संगीतकार है, अगर उसको कह दीजिएगा कि किसी ऑफिस में बैठ के काम करने के लिए, तो काम कर पाएगा, वो ऐसे कहेगा कितना 10 लाइए, कैगो का काम वही यही पे करता था। बटन टूट गया का जी। चलिए आते हैं नेक्स्ट, अगला डलहौजी। इन्होंने लगाई थी कौन सी नीति, हड़पने की नीति। गोद लेना निषेध किए कि लागू कर दिए, निषेध कर दिए। अभी बताइए सबसे पहले किस चीज को हड़पे थे, सतारा को। और कुशासन का आरोप किसको लगाए थे, अवध पे। देखिए भाई, यहां पे बहुत सारे राज्य छीने गए, सतारा, नागपुर, झांसी, सब छीना गया। काहे कि सब लोग क्या किए थे, उनका कोई बेटा था नहीं, वो लोग लिए थे कोची, गोद। लेकिन यहां पे उल्टा हो गया। अवध मतलब इलाहाबाद का आसपास वाला जगह, वहां के राजा थे कौन, वाजिद अली शाह। वो बैठल था गद्दी पे। डलहौजी ने कहा गोद प्रथा निषेध है, तब बोले कि गोद का, हम गोद लेने की बातें छोड़िए, हम तो खुदे हैं, हम तो राजा हैं, तब क्या हड़पिएगा। बोला कुछ नहीं, कुशासन का आरोप लगल है आप पे। तो कुशासन का आरोप लगा के इसको गद्दी से हटा के इसको भेज दिया गया कहां पे, तो कोलकाता। बोला जाओ वहीं बैठो, तो पेंशन देते हैं, राज हो जाएगा अब किसका, अंग्रेज का। अब बहुत ज्यादा लोग, सिपाही लोग जो थे अवध से प्रेम करते थे, यहां पे सिपाही लोग काफी क्या हो गए, नाराज हो गए। या ये कह सकते हैं कि भारी संख्या में वहां पे थे, इसलिए अवध को हड़पना ये ठीक नहीं था। सैनिकों में इस तरह का असंतोष फैला हुआ था। अब यहां पे आगे आते हैं, ये बताइए कि उस समय दिल्ली का बादशाह कौन था, बहादुर शाह। देखिए यहां पे बहादुर शाह जफर, जफर है ना जी, हाँ। तो देखिए देखिए यहां पे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जफर साहब गद्दी पे बैठल थे, तभी एगो घोषणा आ गया, उरी कोची वाला घोषणा आ गया कि भाई साहब आप मुगल सम्राट तो हैं, आप बादशाह हैं, लेकिन आपके बाद कोई भी उत्तराधिकारी आपका मतलब बादशाह नहीं कहलाएगा। इवन उन उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़ना पड़ेगा और दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार में रहना पड़ेगा। अब बताइए, मतलब जीते जी ये आदमी गद्दी पे थे और इनके बेटे को हटाकर कहां रख दिया गया, कुतुब मीनार। उसके बाद ये जो अभी बात बोले कि 1856 में कैनिंग साहब आ गए और इन्होंने एक और घोषणा कर दिया। वो क्या किया कि भाई जो बादशाह आप हैं, जो आप बहादुर शाह जफर, आप मुगल सम्राट हैं, उसके बाद कोई भी उत्तराधिकारी आएगा ना, तो वो सम्राट ना होकर क्या होगा, राजा। ये घोषणा की गई थी। अब बताइए, किसान बर्बाद, उसके बाद कौन बर्बाद जी, व्यापारी बर्बाद, जमींदार बर्बाद, राजा लोग को हड़पे लिया, राजनीतिक कारण में आ जाएगा। यहां पे देखिए एक और भी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनका गोद लिया हुआ पुत्र था, उनको सिंहासन के योग्य नहीं माना गया। उसके बाद बाजीराव पेशवा के गोद लिए हुए पुत्र थे जिनका नाम था नाना साहब। अब नाना साहब पहले से पेंशन ले रहे थे, लेकिन जैसे ही ये नियम आया तो नाना साहब को बोला गया कि भैया आपको अब पेंशन नहीं मिलेगा, और एक तो और पूना छोड़कर चले जाइए किन्ने, कानपुर। तो ये एक आपका क्या हो जाएगा, राजनीतिक कारण में आ जाएगा। अगला बात करते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण।
तो देखिए फिर से चार्टर एक्ट कब आया जी? 13। अब बताइए यहां पे क्या बुलाने लगे लोग? ईसाई। और यहां पे क्या हुआ? पादरी। देख रहे होंगे हर धर्म के लोग जहां जाते हैं सभा करते हैं, कोई भगवान के बारे में, कोई अल्लाह के बारे में, कोई ईसाई के बारे में ज्यादा बताता है। और बताने का कारण यह है कि वो चाहता है कि सारा दुनिया ना मेरे जैसा सोचने लगे। और ये पहले से ये जानते थे कि हमने पहले इनका पैसा मारा यानी आर्थिक, फिर उसके बाद इनके दिल पे ठेस पहुंचाए, ये अलग। अब आते हैं सीधे अब किस पे अटैक करेंगे? धर्म पे। और ये सबसे बड़ा अटैक था। अब ईसाइयों को बुलाया जाने लगा और वो लोग कहने लगे या गॉड गॉड गॉड, ना भगवान, बट गॉड गॉड, अल्लाह, बट गॉड गॉड गॉड। तो बोला कि ले, बोला जब तक तुम इंडिया भगवान और अल्लाह करते रहेगा तुम इंडियन रहेगा ना, गॉड बोलो गॉड। इस तरह से प्रचार करने लगे। अब यहां पे ये लोग इतना प्रचार किए कि इससे एक चीज तो हुआ कि कुछ लोग कन्वर्ट भी होने लगे। अब कन्वर्ट होने के पीछे रीजन भी है, मालिक हम बहुत गरीब हैं, गॉड गॉड बोला तुमको 5 लाख रुपया, ये लाख रुपया, वो लाख रुपया मिलेगा। अब इतना बोलो लालच दे दिया गया। बोला ओके, क्या नाम है? जोगेंद्र, आज से तुम जॉनी। ठीक। अब जॉनी जॉनी क्या करेंगे? अब क्या इंडिया का बगावत करेंगे कि अंग्रेज का बगावत करेंगे? इंडिया का। जोगेंद्र तो रहे नहीं, अब जॉनी हो गए। ये भी अटैक था। उसके बाद चलो ये तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन अंग्रेजों ने एक चीज और भी किया कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। और कब किए? 1829 में। अगर देखा जाए तो सही था, क्योंकि देखिए एक चीज तो है, अंग्रेज अपने आप को ना बहुत शिक्षित मानते थे और इंडिया के लोग को ना अनपढ़ और गवार मानते थे। अब उनके हिसाब से वाकई सती प्रथा ठीक नहीं है, लेकिन हमारे जो पूर्वज लोग हैं तो वो उस धर्म का, उस वेद का आसरा लगा लगा के लोग बोलते हैं कि ये करना चाहिए, इससे ये होगा। अब सती प्रथा वाकई बेकार है। और यहां पे जब वो लोग पंडित लोग थे, अब जैसे मान लीजिए कि आज आप लोग पढ़ रहे हैं ना, आज आप लोग पढ़ रहे हैं, सब बराबर में है, लेकिन पहले क्या था? ऐसे आदमी आता था, कोई मेहमान आया तो ऐसे पल्लू रहेगा, पानी कहने वाले ले ली। अब मान लीजिए पल्लू गिराए हुए हैं, आप उठा नहीं सकते हैं, और इत्तेफाक से नीचे से कोई पंखा चल गया, ऐसे उठ गया। अब वहां पे बुजुर्ग आएंगे, जा 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 अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा। क्या है? हम तनिको तारे माई बहू कुछ सिखले नहीं कहा नहीं। ये होता है, जैसे आपको पड़ता होगा डांट। हाँ, तो ये सती प्रथा ठीक नहीं है। अंग्रेजों ने ये मेरे हिसाब से सही किया। अगला आते हैं यहां पर। यहां पे देखिए, सरकार ने कानून बनाकर ईसाई बनने वालों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार प्रदान कर दिया जी। तो भाई अपनाइए, आपको संपत्ति मिलेगा। ये सारे कानून हुए थे। अगला आते हैं यहां पे देखिए, डलहौजी विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की। ये भी अच्छा है। हमको ही नहीं समझ में आता है कि अगर मतलब लड़की मर जाती है तो लड़का विवाह कर सकता है। अगर लड़का मरा तो फिर लड़की विवाह क्यों नहीं करे? लेकिन उस समय था कि नहीं। अगला है, एक एक्ट और पास हुआ था। इस एक्ट में कहा गया था कि सिपाहियों को समुद्र पार जाकर भी सेवा प्रदान करना पड़ेगा। अब यहां भी जब बोल दिया गया तो हिंदू में एक मान्यता थी कि समुद्र पार करके जाओगे भाई। वाह, आया था पुर्तगालिया सब ऐसे ही है ना, अंग्रेजवा समुद्र से आया था, सब समुद्र से आया, यानी सब दानवे रहता है, तुम जाओगे दानव बन के आओगे। यानी कहने का मतलब है समुद्र यात्रा करना क्या था? पाप। ये लोग मानते थे, भारतीय लोग मानते थे। अब आते हैं सैनिक विद्रोह। तो यहां पे कहता है कि कंपनी में सैनिक थे, भारतीयों की संख्या अधिक थी और अंग्रेजों की संख्या क्या थी? कम थी। भारतीयों की संख्या थी 2 लाख
43,000 और 33,000। और भारतीय सैनिक केवल कितने थे, अंग्रेजी सैनिक कितने थे केवल? इसका मतलब अनुपात था 1। कितना आसान था, वही समय आजादी मिल जाता है। अगर 5 को, अगर 1 को अंग्रेजों को पकड़ लेता सब, तो आजादी तो था ही। तो हथियार इन लोग के पास था। अरे सैनिक था ना, सैनिक के पास हथियार होगा ना कुछ। तो एक के पास हथियार होता, 4 को डंडा से मारता। आजादी उसी समय कंफर्म था। बाद में कितना हुआ जी अनुपात? बाद में अनुपात कितना हुआ लड़ाई के बाद? 3 अनुपात। चलो आ गया। हाँ जी, तो यहां पे देखिए समझदारी था नहीं कि 5 को बस वो पकड़ता तो नहीं हुआ, लेकिन चलिए ऐसी थी। अब एक चीज बताइए, इनको ज्यादा वेतन मिलना चाहिए या इनको ज्यादा वेतन मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? भारतीयों को ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या था कि इन भारतीयों का वेतन कम था, अंग्रेजों का वेतन अधिक था। भारतीयों को ऊंचा पद नहीं मिलता था और अंग्रेजी सैनिकों को ऊंचा पद मिलता था। अच्छा, एक चीज और भी है, एक डाक अधिनियम आया था। इसमें सैनिकों को जो निःशुल्क दिया जाता था व्यवस्था, वो सुविधा क्या कर दिया गया? समाप्त। सब तरफ से इन लोगों को क्या था? बर्बादी था। चलिए अगला आते हैं, तत्कालिक कारण। सब जानता है कि जनवरी 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंदूक, जिसका नाम था ब्राउन बेस, के स्थान पर एक इनफील्ड राइफल को लाया था। ठीक, और इसका प्रयोग करने का क्या किया? निश्चय किया इस तारीख को। अब ये देख लीजिए, इस तरह का बंदूक है और इस तरह का कारतूस है। कारतूस का एक सिस्टम क्या था कि एक जगह रबर टाइप का लगा रहता था, उसको मुंह से खोलना होता था, है ना। अब देखिए, मुंह से खोलने के चलते उसमें अफवाह यह फैला था कि उसमें चर्बी वाला लगल है और उसी को मुंह से इसे खोल रहे हैं। तो भाई चर्बी किसका है? गाय का और सुअर का। तो इसलिए सैनिक लोग क्या कहे हैं कि इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। यही मेन तत्कालिक का कारण माना जाता है।